नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जो मोदी का बुरा चाहते हैं, जो मोदी को गालियां देते हैं, जो उनका अहित चाहते हैं, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, उनके लिए एक और बुरी खबर और देश के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। और दुनिया में जो मैसेज गया है इसका वो भी शानदार है। दुनिया के कई देश और परेशान होने वाले हैं इस खबर से। आईएमएफ ने ये कहा है कि अब भारत चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है जापान को पछाड़ करके। इस अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि साहब जो मोदी विरोधी हैं, जो मोदी का बुरा चाहते हैं, जो उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है। क्योंकि 4 जून आने वाली है। 4 जून 2025 आने वाला है। बस कुछ ही समय बचा है। और 4 जून 2024 को जब रिजल्ट आए थे लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी लोकसभा में। तीसरा चुनाव था मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का। एनडीए के सहयोगियों की सीटें मिलाकर के ये 293 हो गई और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में भी कामयाब हो गए। लेकिन जरा उस समय का एक सीन याद करिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब विक्ट्री का साइन क्यों बना रहे थे उस समय? क्या ये भूल गए थे कि ये जो भगवा कलर, और इसमें दिल्ली बाद में जुड़ गया है, तो भगवा कलर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। क्या इसको भूल गए थे? नहीं, भूले नहीं थे। लेकिन ये शो करना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो 240 सीटें लेकर के जैसे हार गई है, जनता के द्वारा ठुकरा दी गई है, और कांग्रेस पार्टी 52 से 99 सीट पर पहुंच गई है, तो जनता ने जैसे उसको जिता दिया है। इसलिए वो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। और शायद इसलिए भी दिखा रहे होंगे क्योंकि राहुल गांधी 2 सीटों से जीते थे, रायबरेली से भी और वायनाड से भी। कारण चाहे जो हो, लेकिन इनके चेहरे की जो खुशियां थी वो देखने लायक थी। और उसके बाद सदन में हमने देखा राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहास उड़ाने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एरोगेंस साफ साफ देखी जा रही थी। और इन्होंने ये तक दावा कर दिया था कि इस बार हम आपको गुजरात में भी हराएंगे। देखिए, वक्त जो है वो बहुत सारी चीजों का जवाब अपने आप देता है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद 5 राज्यों में अभी तक विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा एक साथ हुए। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के एक साथ हुए और दिल्ली का अलग हुआ। इनमें जम्मू कश्मीर में 90 के सदन में कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली। हरियाणा में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में फिर से सरकार बन गई। जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें, हरियाणा में केवल 37 सीटें 90 के सदन में, महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल, बताने के लायक सीटें भी नहीं। और ये जो तीनों गठबंधन के सहयोगी लड़ रहे थे मिलकर के, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों की मिलाकर के 50 के आसपास, 50 से ऊपर नहीं बढ़ पाई। और भारतीय जनता पार्टी ने, उसके नेतृत्व में जो गठबंधन था, महायुति जिसको बोलते हैं, उसने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया, 230 से ज्यादा सीटें। फिर झारखंड का नतीजा महाराष्ट्र के साथ, वहां हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन उसकी सीटें बढ़ी और वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया। और कांग्रेस की वहां बुरी हाल, शायद 16 या 18 सीटें। और दिल्ली 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हो गई, और शानदार वापसी हुई, और अरविंद केजरीवाल की विदाई हो गई, और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला। दिल्ली में यह लगातार छठवां चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी की 0 सीटें आई। 2014 में भी खाता नहीं खुला लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी खाता नहीं खुला, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खाता नहीं खुला। और इस बीच 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी 0, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 0, और अभी जो चुनाव हुए 2025 में कांग्रेस पार्टी 0। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनकी बदजुबानी में कोई कमी नहीं आई। ये जो हम, यानी भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है दुनिया में, अब हमसे आगे अमेरिका है, चीन है, जर्मनी है, और जर्मनी भी 2027 या 2028 के शुरू में हमसे पीछे चला जाएगा, और हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हम में और चीन में बहुत बड़ा अंतर है। हम अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे तो चीन में और हमारे बीच में फिर भी $13 ट्रिलियन का अंतर रहने वाला है। और ये अंतर कितनी देर में पाट पाएगा भारत, और चाइना क्या नीचे आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसकी वजह है 1980 तक भी भारत और चीन दोनों लगभग एक जैसी अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो जो कुछ हुआ है वो पिछले 40-45 सालों में हुआ है। और जो लोग मोदी का मजाक उड़ाते थे, उनका उपहास उड़ाते थे, ये तो कूप मंडूक हैं, ये गुजरात के बाहर जानते क्या हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, भारत 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था दुनिया का, और वो 2014 से 2025, अभी मई खत्म होने वाला है, जून शुरू होने वाला है, इन 11 सालों में वो 11वें पायदान से चौथे पायदान पर आ गई है इकोनॉमी। आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप मुंह नहीं बिचका सकते। ये उपलब्धियां हैं। ये जो पूंजी निवेश देश में आ रहा है, ये जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो मजाक उड़ाया जाता था, और जिससे अब अमेरिका जैसी पावर, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईर्ष्या करने लगे हैं। उनको भी पता नहीं क्यों 30,000 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अमेरिका, वो अभी 5,000 ट्रिलियन डॉलर भी भारत नहीं पहुंचा है, और अभी से इतनी घबराहट कि वो तरह तरह से भारत की घेराबंदी उसी तरीके से करने लगा है जैसे चाइना की करता रहा है। ट्रेड के मामले में टैरिफ, इस पर भी टैरिफ लगा दूंगा, उस पर भी टैरिफ लगा दूंगा। कभी एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहते हैं कि अगर आप भारत से बाइंड अप नहीं करेंगे, एप्पल सीरीज के जितने भी उत्पाद हैं उनका अगर प्रोडक्शन आप भारत से बाइंड अप नहीं करेंगे, तो हम अमेरिका में ऐसे उत्पादों पर जो भारत में बने हों 25% टैरिफ लगा देंगे।
तो टिम कुक और उनके करीबियों का कहना है कि आप 25% अगर लगा भी देंगे तो भी हमें फायदा ही है, क्योंकि वो जोर दे रहे हैं कि आपको जितने भी प्रोडक्ट बनाने हैं सब अमेरिका की धरती से बनाइए। तो उन्होंने चाइना से इनको बाइंड अप करने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। चाइना के बाद उन्होंने भारत में, वियतनाम में, कुछ दूसरे देशों में अपने कंपनियां लगाई, प्लांट लगाए और वहां उत्पादन शुरू कर दिया। अब वो कई वजहों से अगर भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो तरह तरह के प्रेशर बीच बीच में डालते रहते हैं टेस्ट करने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और प्रधानमंत्री उनके प्रेशर में आते नहीं हैं। वो खुद कह चुके, उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन कह चुके, यहां तक के बराक ओबामा कह चुके और रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह चुके कि बहुत टफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हार्ड बार्गेनर हैं। जब राष्ट्रीय हितों का मसला आता है तो वो टस से मस नहीं होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे इस बीच कि सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश अगर कोई है तो भारत है। वहां पर व्यापार करना, वहां पर अपने उत्पादन बेचना, निर्माण करना आसान नहीं है। लेकिन ये एक उनकी हताशा हो सकती है, निराशा हो सकती है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे भारत मानता क्यों नहीं है। तो अकेले जो देश के भीतर बैठे हुए हैं और जो अ, अनिष्ट चाहते हैं, बुरी खबरों पर जो नृत्य करने लगते हैं। आपको याद है जब कोरोना पूरी दुनिया में लोगों को लील रहा था, उनके प्राणों को लील रहा था, तब यहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों को बैठा करके राहुल गांधी जो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो कुछ कहा था, उसके आधार पर राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, लोगों के रोजगार छिनने वाले हैं और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से बेपटरी हो जाएगी। तमाम तरह की चीजें। जब आर्थिक सुधार हो रहे थे, जीएसटी लाया गया था, लागू किया गया था, या जब विमुद्रीकरण किया गया था, जिसको नोटबंदी का नाम दिया गया, पुराने नोटों को हटा करके चलन से नए नोट इंट्रोड्यूस किए गए, तब भी अलग अलग वर्गों को इन्होंने खूब भड़काने उकसाने की कोशिश की थी। वो हो नहीं पाया। और अभी हाल में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की, संकल्प लिया कि हम जिन्होंने पहचान करके कि ये हिंदू ही हैं, उनकी जो हत्या की है, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, परिवार के सामने, हम उनको नहीं छोड़ेंगे और उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद जो हुआ है वो तो आपने, हमने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनिष्ट चाहने वालों ने सबने देखा है। 6 और 7 मई की रात में 9 आतंकवादी ठिकानों को, जैश के, लश्कर के, हिजबुल के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया गया मिसाइलों से, ब्रह्मोस से। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमला किया तो उसके बाद फिर उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कुल मिलाकर के 8 जंगी जहाजों से उनको हाथ धोना पड़ा। उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने और ड्रोन अटैक ने। उनका जो राडार था, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह कर दिया। और किराना हिल्स में जहां इनके परमाणु अस्त्र शस्त्रों का जखीरा है, वहां तक हम लोगों ने चोट की। तो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसके डीजीएमओ ने कहा कि हम तुरंत सीज फायर चाहते हैं। अमेरिका को पता है कि हमारी ताकत क्या है। पेंटागन जो है
जो अमेरिका का डिफेंस मुख्यालय है, वो जानना चाहता है। इज़राइल का भी स्ट्राइक रेट जो है, वो 99 पॉइंट समथिंग है, हमारा 100% रहा है। तो हमने अत्याधुनिक तकनीक और जो आज के अस्त्र-शस्त्र हैं, उनके सहारे पाकिस्तान को केवल 4 दिन में घुटनों पर ला दिया। हमारी सेना का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ट्रेनों में लाद करके टैंक और दूसरे साजो-सामान इधर से उधर नहीं भेजे गए। सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल नहीं करनी पड़ी। उनका मूवमेंट भी नहीं किसी को दिखाई दिया कि सेना जा रही हो कहीं। सिर्फ आधुनिक तकनीक के ज़रिए और जो हमारी मिसाइलें हैं, उनके ज़रिए, क्रूज़ मिसाइलें और दूसरी मिसाइल, उनके ज़रिए हमने, और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आकाश और दूसरे तमाम, उनके ज़रिए हमने ना केवल पाकिस्तान के आक्रमणों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि उसको बहुत भारी जख्म दिए हैं। तो जो लोग 4 जून 2024 को लोकसभा के नतीजे आने के बाद ये भविष्यवाणियां कर रहे थे कि ये तो कमजोर सरकार है, ये तो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, ये तो अल्पमत सरकार है, उनको अब पता चल गया होगा कि ना तो ये अल्पमत सरकार है, ना कमजोर सरकार है, ना ये गिरने वाली है। और इसी सरकार ने, जिसको वो अल्पमत सरकार बता रहे थे, कमजोर सरकार बता रहे थे, कभी भी गिर जाएगी कह रहे थे, उसने वक्फ संशोधन बिल भी पारित किया है और दोनों सदनों में इनसे कहीं ज्यादा मत हासिल करके अब वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में करके उसको पारित किया है, लागू किया है। तो तीसरी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है 9 जून को, और मोदी जी ने ये बताया है कि ना तो वो कमजोर हैं, ना उनके फैसलों में कोई कमजोरी है, ना उनके संकल्पों में कोई कमी है, और ना संकल्पों को सिद्ध करने में किसी तरह की कोई हिचक है। और अगर हम इनका देखें, पिछले 1 साल में इन्होंने क्या किया है, तो इनकी 1 साल पहले भी 3 राज्यों में ही सरकार थी, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। अब भी 3 में ही है। कोई प्लस नहीं किया है, कोई चौथा राज्य जुड़ा नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे पास तो पूरे इनके आंकड़े हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी तो केवल 3 राज्यों में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है, गोवा में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, त्रिपुरा में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है। 15 राज्यों में अपने चीफ मिनिस्टर हैं। और सहयोगी दलों की अगर बात करें एनडीए की, तो आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, पुडुचेरी में, सिक्किम में, 7 राज्यों में इनके सहयोगी दलों की हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि ये तो सरकार कभी भी गिर जाएगी, उसी सरकार ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि 4 दिन में ही वो घुटनों पर आ गया। और अगर सबसे ज्यादा किसी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, तो वो नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।